गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू सौर्य भारत ऐप। एक बार फिर स्वागत है। सीक्वेंस एंड सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। डील करो इसके साथ क्या होने वाला है। और आज अपन HP पे भी डिस्कशन होगा और HM हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। पहला सवाल, फिफ्थ टर्म ऑफ AP, सॉरी नॉट AP, इट्स GP का फिफ्थ टर्म क्या दे रखा है बेटा? 2। ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म, फर्स्ट 9 टर्म। ठीक है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद 2 है तो इसके 9 पदों का, पहले 9 पदों का गुणनफल क्या होगा? यहाँ पे एक और, इसके प्रथम 9 पदों का, फर्स्ट 9 टर्म, ये वर्ड और इसमें ऐड कर लो ताकि थोड़ा स्पेसिफाई हो जाए। पहले 9 पदों का गुणा पूछ रहा है, योग नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। यहाँ पे किसी GP का पांचवा पद 2 दे रखा है। समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ट्रिक से ही इसको अपन करेंगे। ठीक है। बेसिक, जहां पे देखो 2 चीजें होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, प्रथम पद और सार्वनुपात। एक इक्वेशन से 2 चीजें नहीं मिल सकती, तो कोई ना कोई ऐसा जुगाड़, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस तरह का क्वेश्चन एक लास्ट टर्न पे भी मैं ले चुका हूं। GP का पांचवा पद दे रखा है। GP का पांचवा पद होता क्या है? और वो कितना दे रखा है? 2। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। अब वो क्या चाह रहा है? पहले 9 पदों का गुणा। मतलब क्या हो रहा है? फर्स्ट 9 टर्म का प्रोडक्ट। कितने टर्म का प्रोडक्ट चाह रहा है बेटा? वो 9 टर्म तक। तो पहला टर्म क्या होगा? A। दूसरा टर्म क्या होगा? AR। तीसरा टर्म क्या होगा? AR स्क्वायर। और लास्ट वाला टर्म क्या होगा? AR की पावर 8। अब मुझे बताओ, यहाँ पे A मल्टीप्लाई में कितनी बार आएगा? जितनी टर्म्स है, कितने पद है, तो यहाँ पे A की पावर क्या मिलेगी? और R की पावर देखो, यहाँ पर कितनी मिल रही है? 1, यहाँ पर 2 और लास्ट में कितनी मिल रही है? 8। तो सभी R मल्टीप्लाई होंगे तो पावर एड अप हो जाएगी। कहाँ तक? 8 तक। अब आपको एक पता है फॉर्मूला, 1 + 2 + 3 + up to n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n + 1/2। ये लगा दो, काउंट करने थोड़ी बैठोगे यहाँ पे। तो ये बनेगा A की पावर 9, R की पावर n, यहाँ पे 8 है तो 8 9/2, तो ये बन जाएगा 36। तो ये बना A की पावर 9, R की पावर 36। इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू दिया है तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं। इसको मैं लिख लूं AR की पावर 4 का होल पावर 9। तो देख A की पावर कितना बन जाएगा? 9। R की पावर कितना बन? तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 9, विच इज व्हाट? 512। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या चीज अजीब लगी? क्या चीज समझ में नहीं आई? पूछो। तो जो टर्म्स दिया है स्पेशली इस वे में दिया होगा कि जिनका प्रोडक्ट पूछ रहा है वहां पर वो उसकी होल पावर बनेगी। समझ में आया बेटा इस क्वेश्चन? यस सर। लिख लो इसको। लिखो इसको जल्दी से, बात है नहीं। और 2 की पावर 10 भी बच्चों को याद रहता है, 1024। हाँ, वैसे भी कर सको तो बेटर है, याद करने के नहीं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना। 2 की पावर 9 512 रहता है बेटा, 512। ठीक है। तो जो टर्म्स दे रखी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवी टर्म दे रखी थी, पांचवी टर्म AR की घात 4 होता है और यहाँ पे AR की घात 4 की होल पावर 9। आपको पता है लॉ ऑफ इंडेक्स, घातांक का नियम। यहाँ A की घात 9 बन जाएगी और R की घात 36 बन जाएगी। आगे बढ़े? लिख लिया सबने? यस सर। ओके, तो देन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है बेटा आप लोगों के सामने वो ये रहा। ये काफी अच्छा सवाल है बेटा। देखो, इन अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म। पहली लाइन से मुझे ये मिला कि इस GP में जितने भी टर्म्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और इसका भी महत्व है आंसर डिसाइड करने में। ठीक है, ईच टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म।
जीपी का जो हर पद है ना वो आगे वाले दो पदों के सम के इक्वल है। जैसे पहला पद है ना वो दूसरे और तीसरे के सम के इक्वल है, इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, इस जीपी का आर क्या होगा, हिंदी में पढ़ लो। यदि जीपी के सभी पद धनात्मक हो तथा प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर हो तो सार्वनुपात ज्ञात करो, और अपने पास ऑप्शन है। तो एक तो मुझे ये पता चल गया कि जीपी के टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए, और दूसरा मेरे पास रिलेशन ये है कि कोई भी पद लो, ये एक जीपी है मान लो, कितने भी पद हो सकते हैं, तो हर पद अपने आने वाले दो पदों के सम के इक्वल है। मतलब A1 कितना होगा बेटा, A2 प्लस A3। बस इस रिलेशन से मुझे R मिल जाएगा, इस रिलेशन से मुझे R मिल जाएगा। अब आपको पता ही है A1 को अपन क्या मानते हैं, A2 को क्या मानते हैं AR, A3 को क्या मानते हैं AR स्क्वायर। ये पुट करो और देखो R में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर दो। पहली लाइन वापस पढ़, जीपी के सारे पद पॉजिटिव है, और अगर R नेगेटिव आ गया, ये वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव, वो देख। तो अगर R नेगेटिव आ गया तो सोचो जीपी पॉजिटिव में नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए। हाँ गुड, ठीक है। देख बेटा, पहला पद A होगा, दूसरा पद AR है, तीसरा पद AR स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप देखो A कॉमन आके कैंसिल आ गया, तो 1 बराबर R प्लस R स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस R माइनस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक है। इसका D निकाल दो, D कितना होगा, तो B स्क्वायर, B मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A कितना है बेटा 1, और C कितना है -1, सो 5 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो बेटा मुझे बताओ रूट क्या होते हैं इसके, जो रूट होते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a होते हैं कि नहीं होते हैं, इससे निकाल दो बेटा। -b कितना है यहाँ पे 1 है, आगे माइनस, प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a भी 1 है। हाँ बोल बेटा, b 1 है और आगे माइनस आता है, तो यहाँ से दो रूट मिले, -1 प्लस रूट 5/2 और दूसरा मिला -1, ठीक है। अब बेटा ये रूट, ये R अगर सोच के देख, हाँ बिल्कुल सही है भाई, अगर ये R होगा, चलो अगर ये R होगा तो मुझे बताओ R नेगेटिव नहीं है। रूट 5 का वैल्यू कितना होता है 2.21, तो और ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव, ये भी सोचो। पॉजिटिव, 2.21 -1 तो पॉजिटिव देगा, तो ये वैल्यू सेलेक्ट होगी। मैंने बोला था ना फर्स्ट लाइन का भी इंपॉर्टेंस है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाना है। ठीक है, जब उसने बोला है कि सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो R पॉजिटिव टर्म लेनी है। देखो इसको जल्दी से, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि R यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। और जानबूझकर ऑप्शन ए ऐसा डाला जाएगा जो आप देखते ही टिक करोगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सर अभी गलती से टिक कर दिया तो नेगेटिव उसको थोड़ी बताओ, इसका पहले ये है नहीं, फिर याद आया कि नहीं गलत है, बस गया बेटा, वो उड़ गया। तो मुझे करोगे। ठीक है, कोई सिंपैथी यहाँ पे नहीं मिलेगी। चल भाई आगे बढ़े, लिख लिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, द्विघात समीकरण में मूल कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टर नहीं होंगे, आपको ही पता है, इसके गुणनखंड नहीं होंगे। आप कोई बच्चा चाहे कि नहीं सर मैं फैक्टर करके कर दूं, नहीं कर पाओगे बेटा। स्प्लिट करना हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं लगता, ये भी पता है, तब ये रामबाण होता है ये वाला। ठीक है, ये हर जगह चल जाता है। श्रीधराचार्य, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड में एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकल मीन में बता देता हूं कॉन्सेप्ट, इसी क्वेश्चंस के साथ बता देता हूं। जैसे मैंने आपको जनरल मैंने थोड़ा सा बता भी दिया था, ज्योमेट्रिकल मीन
ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। अब देखना बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर a और b दो संख्या है और एक संख्या g इसके अंदर मैंने इंसर्ट की गई है, g इंसर्ट किया गया है, तो ये सीक्वेंस किस में बन जाएगा बेटा? gp में। तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? तो जी स्क्वायर बराबर ए बी, या जी बराबर क्या होगा बेटा? रूट ए बी। एक्चुअली ये रूट ए बी नहीं होगा, ए बी की होल पावर 1/2 होगा, जब दो नंबर का अपने को ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। ठीक है, ये स्टेट से भी लिंक कर सकते हैं, स्टेट में भी, स्टैटिक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, सांख्यिकी। ठीक है, अगर बेटा सोच अपने पास 3 संख्याएं हैं और इसका मुझे ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, तो एक ही वैल्यू आएगा और वो वैल्यू ये होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो और इसकी होल पावर 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 1/3। ये एक ही ज्योमेट्रिकल मीन होता है इसका। अगर सोचिए n नंबर है, ए बी या a1 a2 b a1 a2 अप टू an, n नंबर है और इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा? सबका प्रोडक्ट कर दे, सबका गुणा कर दे और होल पावर 1/n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 1/n। यहां पर भी आप देखो कितने नंबर है? n नंबर है, उनका ज्योमेट्रिकल मीन निकालना, निकाल के बताओ। ये पहला नंबर है 7, दूसरा है 7 की पावर 2, तीसरा है 7 की पावर 3। इन सबका गुणोत्तर माध्य निकालना है, ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट था मैंने इस क्वेश्चन के साथ ही बता दिया, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पता नहीं है। अब आपको क्या करना है? सारी संख्याओं का गुणा कर दो और उसकी होल पावर कितनी करनी है? 1/n। कैलकुलेट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ए आ रहा है? अभी देखते हैं, सभी नंबर का गुणा कर दो, ज्योमेट्रिकल मीन ऐसे आएगा 7 × 7 की पावर 2 × 7 की पावर 3 अप टू 7 की पावर n, और इस पूरे की होल पावर कितनी हो जाएगी? nवा मूल, nth रूट 1/n। 3 नंबर होगा तो घनमूल क्यूब रूट, 2 नंबर होगा तो वर्गमूल। हाँ भाई, यहाँ पर इसकी पावर 1 कर सकते हैं, n+1, तो ये 1 + 2 + अब 2 कहाँ जा रहा है बेटा? पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम होता है, और 1/n तो चल ही रहा है, तो ये क्या बनेगा? 7n + 1/2, और इस पूरे की होल पावर क्या चल रही है? तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 7 की पावर n + 1/2। कितना आसान क्वेश्चन था। क्या चीज जो आपको समझ में नहीं आई? ऑनेस्टली पूछो यहाँ पे, बोल। ये वाली चीज बेटा देख, इसके नीचे देखिए, मुझे एक बात बता, 2 × 2 की पावर 2 को बेटा मैं 2 की पावर 3 लिखता हूँ। कैसे? यहाँ पर इसकी घात कितनी थी? 1। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 और 2। इन सब का मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सबका 7 है, तो सबकी पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी 3 थी, और ये कहाँ तक जा रही है? n तक। अब मुझे बता, 1 से लेकर n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n + 1/2, और होल पावर n 1/n, n से n कट जाएगा, बाकी बच जाएगा। आपको क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? देख बेटा, अगर 2 नंबर है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीन होगा उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उसकी पावर, जितने नंबर होता है वो वाला मूल, वो वाला रूट, nth रूट। 2 नंबर है तो 1/2। अगर ये 3 नंबर है तो तीनों का प्रोडक्ट और उसकी पावर 1/3 आ जाएगी। अगर 4 नंबर है तो ABCD, तो चारों का प्रोडक्ट और ऊपर पावर 1/4 आ जाए। अगर n नंबर है तो सभी का प्रोडक्ट ऊपर 1/n आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीन का। इसको उससे रिलेट मत करो, 2 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, वो अलग चीज है, वो इसमें भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन, जैसे आपको मैं बता दूं, अगर 4 नंबर दे रखे हैं ABC और बोला मैं समांतर माध्य ज्ञात करो, तो सांख्यिकी में पढ़ते हैं ना, तीनों नंबर को जोड़ के बट्टे में 3 का भाग देते हैं। अगर 2 नंबर का मुझे बताओ, ये 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो जोड़ के कितने का भाग देंगे? अगर ये 3 नंबर है तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? बेटा छोटी कक्षा में पढ़ते थे ना, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीन में ऐसा होता है, ये अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अब आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है, लिख लो इसको एक बार। ये इसका पार्ट नहीं है, ये अर्थमेटिक मीन का पार्ट है। यहां पर भी अगर n नंबर आ जाए तो डिवाइड में n आएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपके लिए बस 2 स्टेप ले रहा है, बाकी थ्योरी है, बाकी कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। बड़े आगे अगर लिख लिया हो तो बेटा ठीक है, लिखना है लिख लो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि n नंबर है तो n का मल्टीप्लाई करो उन नंबर का और होल पावर 1/n कर दो, पूरे की घात 1/n कर दो। अगर 5 नंबर है तो पूरे की घात 1/5 कर दो। किस में? गुणोत्तर माध्य में, ज्योमेट्रिकल मीन में। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखो अपने। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कुछ भी परेशान नहीं करेंगे। डन? ओके, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सौर्य भारत ऐप पे जो बुक्स अवेलेबल है वो सौर्य भारत ऐप और अमेजोन पे दोनों पे है। और ये बुक्स आप देख सकते हो यहाँ पर सैनिक स्कूल, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, टेक्निकल, एनए, क्लर्क और जीडी की। इसके अलावा बेटा गणेश चतुर्थी पे आप देख सकते हो 25% का डिस्काउंट है सौर्य भारत ऐप पे। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, 2 ज्योमेट्रिकल मीन। अब मैं वो क्वेश्चन भी ले आया इसके साथ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर 2 गुणोत्तर माध्य इंसर्ट करने रखने हैं, किस किस के नंबर के बीच में? 1 और 64 के बीच में। ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल मीन था सभी नंबर का। यहाँ पर 2 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करने हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ। देख बेटा, अगर ये ए और बी 2 नंबर है और इसके बीच में अगर मैं एक ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट कर रहा हूँ तो सीक्वेंस किस में बनेगा बेटा? ये बात समझ में आती है? तो जीपी में बनेगा तो ये जी किसके बराबर होगा? √ab के। ये तो एक ही इंसर्ट कर रहे हैं इसलिए वो वाला फॉर्मूला और यहाँ पे मैच कर रहा है। लेकिन अगर नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, अगर ये ए और बी नंबर ये तो क्वेश्चन में दे रखे होंगे, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है 1 और 64, ठीक है, इसके बीच में अगर मुझे 2 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करने हैं तो ये सीक्वेंस भी किस में बनेगा बेटा? जीपी में। अब मुझे बताओ इस जीपी का ये पहला पद होगा कि नहीं होगा? इस जीपी का ये दूसरा पद होगा, ये जीपी का तीसरा पद होगा और ये जीपी का चौथा पद होगा। तो आपको ये 2 पद पूछ रहा है और एन भी यहाँ पे रख सकते हैं। ऑप्शन बी 4 और 64, G2 खुद 64 बन रहा है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। एक ही जगह कितना है? एक ही जगह 1 है और इसकी जगह 64 है और G1 G2 निकालना है और पूरा सीक्वेंस किस में होगा? जीपी में। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 64 बीच में 4 आ रहा है उसमें। नहीं तो ये G2 64 कैसे हो सकता है जबकि ये 64 है? एक बच्चा सी भी बोल रहा है। यहाँ पे वैल्यू में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। नंबर सी में सर 4 और 16 है। 4 और 16 एक्चुअली ये ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ, अब इसको ऑप्शन नंबर बी देगा 4 सी ऑप्शन 4 टाइम्स हो रहा है और बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं आप। ये देखो बेटा 1 4 16 64 क्या ये जीपी में है? Yes, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो ट्रिक है। अगर आपको किसी बच्चे को बेसिक जानना है तो बेसिक ये है कि फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है और फोर्थ टर्म को और क्या दे रखा है? 64। फोर्थ टर्म होता क्या है? AR3 और A1 दे रखा है तो 64 इक्वल्स टू R3। तो यहाँ पे 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, तो R कितना हो जाएगा? इस 4। अब R 4 मिला तो सेकंड टर्म G1 जो एक्चुअल में कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म होता क्या है? AR 1 × 4 क्या मिलेगा बेटा? 4। और G3 एक्चुअल में कौन सा? सॉरी ये G1 है, ये G2 है। G2 एक्चुअल में थर्ड टर्म है AR², तो 1 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 16। तो 4 और 16। ठीक है, ये इसका एक्चुअल में आंसर है, ये इसकी ट्रिक है बेटा, लिख लो। तो ज्योमेट्रिकल मीन एक से ज्यादा इंसर्ट करना है तो सीक्वेंस जीपी में होगा जैसे अर्थमेटिक मीन में पढ़ा था। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कि भाई ये जो 1 है 64 है, 2 नंबर बीच में डालने हैं और ये चारों जीपी में बनना चाहिए। बस पहला नंबर ए, पहला पद ही ए, चौथा पद जो है वो 64 दे रखा है। चौथा पद होता क्या? AR की घात 3। पहला पद ए दे रखा है 1, तो R की घात 3 बराबर 64, तो R कितना होगा बेटा? 4। और जब R 4 मिला तो इसको 4 से गुणा कराओगे तो पहले ये G1 मिल जाएगा, इसको फिर 4 से गुणा कराओगे तो ये मिल जाएगा। तो 4 मिला और दूसरा 16 मिला, ये आपके आंसर मिल गए। ठीक है, बस आपको ऑप्शन टिक करना है फिर।
कोई भी डाउट इससे रिलेटेड बेटा बिंदास पूछो, यहाँ पे कोई भी टेंशन हो। इसकी पावर AB की पावर 1/2 हो रही है। किसकी? AB की पावर। AB की पावर 1/2 तो जब एक इंसर्ट करना हो ज्योमेट्रिकल मीन, यहाँ पे कितने इंसर्ट कर रहे हैं तो वो रियो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। पहले वाला क्वेश्चन मान लीजिएगा, पहले जो क्वेश्चन में किया था बेटा वो ज्योमेट्रिकल मीन है, ठीक है, पूरे का ज्योमेट्रिकल मीन, और यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। हाँ, आपको ये बोला जाता है कि 1 और 64 का ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करो, तो 1 और 64 का गुणा करके उसकी होल पावर 1/2 कर देते, 64 की होल पावर 1/2 8 आ जाता है, वो अलग सवाल है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ रहे हो, दो ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो पूरा सीक्वेंस किस में बन जाएगा? जीपी में, बस इतनी सी बात है। चलो भाई आगे बढ़ें, लिख लिया सबने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पूरा उम्मीद है सभी बच्चे दे देंगे। 30 सेकंड तक आंसर नहीं बोलना, मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट इसको ट्राई करें। यहाँ पर क्या क्या नंबर है, अगर विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है तो वापस लिख लेता हूँ। x 2x + 2 और 3x + 3 ये जीपी में है तीनों, तो जीपी का चौथा पद ज्ञात करो। सर वो फर्स्ट टर्म x है कि x+1? नहीं, x ही है बेटा, x+1 कहाँ से दिख रही है तुझे? x ही, x+1 क्यों नहीं होगी? नहीं है, x है, 2x + 2 है और 3x + 3 है, ये जीपी के 3 पद है, तो इस जीपी का चौथा पद क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो ये है, इस जीपी का प्रथम पद तो ये है। लास्ट 10-20 सेकंड के लिए आंसर मत बोलना, सभी बच्चे एक बार ऑनेस्टली ट्राई कर लो इसको। सिंपल मैथ्स है, 3 पद अगर जीपी में होते हैं तो बीच वाले का वर्ग पहले और तीसरे के गुणे के बराबर होता है, वो लगा लो, उससे x का मान आ जाएगा, फिर तो सारे पद निकाल सकते हो। भाई सिंपल सी मैथ्स है ना, कि ये 3 पद अगर जीपी में हैं तो बेटा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? दूसरे पद का वर्ग जो है वो पहले पद और तीसरे पद के गुणे के बराबर मिलता है, इसको लगा दो। यहाँ पर दूसरा पद क्या दे रखा है, बताओ क्या आंसर आ रहा है? दूसरा पद है 2x + 2, उसका स्क्वायर, पहला पद क्या दे रखा है? x, और तीसरा पद क्या दे रखा है? 3x + 3, तो इसको ओपन करो तो मिलेगा 4x² + 4 और +8x, ये बन जाएगा 3x² + 3x। अब देख यहाँ पे बचेगा x², ये इधर आ जाएगा तो बचेगा 5x + 4 = 0। इसके गुणनखंड करने आते हैं बेटा? क्या होंगे इसके गुणनखंड? x + 4 और x + 1 = 0, ठीक है। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, दोनों ऑप्शन संभव है। तो जैसे ही मैंने x का वैल्यू 4 लिया, एक 1 भी ले सकता हूँ बेटा, देखते हैं 4 से आंसर नहीं लिया तो मिला तो 1 लेना पड़ेगा। 4 नहीं, एक्चुअली -4, सॉरी, x बराबर -4 और -1, ठीक है। जब मैंने x का वैल्यू -4 लिया, ये भी जीपी होगा, तो क्या सीक्वेंस मिलेगा? -4, अगला क्या मिलने वाला है? -8 + 2 -6, अगला क्या मिलेगा? -12 + 3 -9। तो 6/4 और 9/9 हो रहा है ना 3/2? देख आप दूसरे पद में हो रहा है ना, क्या देख, ठीक है। हाँ बेटा, क्या डाउट है आपका? अब इसका चौथा पद ज्ञात नहीं करना है। चौथा पद क्या होगा? AR की पावर 3, a कितना है? -4, R कितना आएगा बेटा? R आएगा 3/2, वेरी गुड, 3/2 की होल पावर 3, तो ये -4 × 27/8 -13.5। क्या कोई ऑप्शन ऐसी बातें बोल रहा है? करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्या चीज समझ में नहीं आ रही पूछो। अगर इससे ऑप्शन मैच नहीं करता तो फिर x का वैल्यू -1 लेके भी अपन सोच सकते थे। देखो दिखने में कितना आसान है, पर है कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं। 3 पद अगर x के टर्म में दे रखे हैं जीपी में, तो बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे के गुणे के बराबर रहेगा। ये चीज आपके लिए पहली बार थोड़ी है। आप कोई भी उदाहरण मान देखो,
जैसे 2, 4, 8, क्या ये जीपी में है? तो इसका वर्ग कितना होगा? 16, और इन दोनों का गुणा भी कितना होगा? 16। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज लिया गया। सर ठीक है, अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये चीज पहली बार तो नहीं बोल रहा हूं बेटा, बोलो, इसका यूज कर लो। सर मैं सीधा कैसे किया? तो मेरा एक रूट आ रहा है 4/6, एक आ रहा है, सॉरी एक आ रहा है 2/3, एक आ रहा है -1। रूट नहीं, मैंने इनके रूट निकाले x² + 5x। कैसे किया तूने वो मुझे बता। ये इक्वेशन मिली थी तुझे? मेरे को सीधा वो नहीं मिली x² + 5। एक सेकंड, मेरे को मिली 3x² + x - 2। नहीं बेटा, ये इक्वेशन कहाँ से आई? तूने यही तो किया, मिडिल टर्म का स्क्वायर किया। मिडिल टर्म क्या है? 2x + 2, उसका होल स्क्वायर क्या मिला बता मुझे। स्क्वायर नहीं किया था। आराम से क्या यश क्या करते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएगा, और बाकी सारे भी करके आएंगे, ऐसा नहीं है। यस बस थोड़ी जल्दबाजी कम किया कर। चल भाई, जल्दबाजी में एरर ज़्यादा होती है। हाँ बेटा आगे बढ़ें, इसको लिख लो बेटा। आपके और कोई डाउट किसी बच्चे के पूछ सकते हो। बात बैठ रही है। 3 पद अगर जीपी में है, सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, तो बीच का वर्ग पहले और तीसरे के गुणे के बराबर होता है। अच्छा, अगर इससे आंसर मैच नहीं करता तो एक और ऑप्शन है मेरे पास, x का वैल्यू -1, उससे ले लेते। मैच कर लिया इसलिए वहां पे अपन गए नहीं। आगे बढ़े, लिखना है, ठीक है। ओके, ये बड़ा शानदार सवाल है। कल एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, वापस बता देता हूँ। चल, प्रॉपर्टी क्या है वो बता देता हूँ। सैटरडे को जो बच्चे आए थे उनको पता है। देख बेटा, प्रॉपर्टी ये है कि ए बी सी अगर जीपी में है तो log A, log B और log C हमेशा AP में होंगे। ये एक गुणधर्म होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले तो ये चीज देखो, ठीक है। कईयों को अगर डाइजेस्ट नहीं होती तो मैं एक एग्जांपल लेके बता सकता हूँ। इधर ध्यान दो बेटा, जो बच्चे सैटरडे को नहीं आए थे स्पेशली, इस क्वेश्चन पे तो बाद में बात कर लेंगे। देखो बेटा, मुझे बताओ, ये जो नंबर आपके सामने है क्या ये जीपी में है? पहले तो आप ये डाइजेस्ट करो। यस सर। इसको 10 से गुणा किया, ये मिलेगा, इसको 10 से गुणा किया। अब मैं लॉग ले रहा हूँ, ये ABC है, यहाँ पे कंपेयर करना बेटा, ये कौन है यहाँ पे? ABC। तो log 10, log 100 और log 1000, और इन सभी log का जो बेस है ना, वो बेस मैंने क्या लिया है बेटा? 10। कोई भी बेस के लिए हो सकता है, तो मैं 10 ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ log बेस 10 वैल्यू 10 कितना देगा? 1। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log बेस 10 10 का स्क्वायर, और ये 2 आगे आ जाएगा, और फिर ये वैल्यू दे देगा 2 × 1। ये तो 1 बनने वाला, तो 2 मिलेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 10 10 की होल पावर 3 आगे आ जाएगा, और फिर ये 1 बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ 1 2 3 AP में होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो कुछ भी गलत तो नहीं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी वाइज। तो ये चीज तो प्रॉपर्टी हुई थी। अब इस क्वेश्चन पे बात कर लो, सोचो क्या आंसर आएगा। अच्छे क्वेश्चन से बेटा, ट्रिक से होने वाले क्वेश्चन से सोचो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पे कुछ भी नहीं दिया है कि कौन जीपी है कौन एचपी है, कुछ भी नहीं दिया। सिंपली ये पूछा ये तीनों किस में होंगे। तो इसके बेस तो जीपी में। हाँ बेस तो जीपी में। हाँ, अच्छा आइडेंटिफाई किया, 3 6 12 जीपी में, लेकिन वो बेस में डाले हुए हैं। यहाँ पर मैं ABC बेस में थोड़ी डाल रहा हूँ, वैल्यू में डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन में? बेस चेंज। बेस चेंज प्रॉपर्टी पता है? आधार परिवर्तन नियम, आधार परिवर्तन। लॉग बेस A B को अपन 1/log बेस B A लिख सकते हैं। यस सर। ये भी तो बेस चेंज प्रॉपर्टी होती है। ये एचपी होगा फिर तो। ठीक है, यश क्या बोल रहा है? HP में होगा। चलो देखते हैं। देख भाई सारे बच्चे यहाँ पे देखो, आई थिंक अब तक आंसर आ जाना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन क्या है? log बेस 3 2। अगला क्या है बेटा? log बेस 6 2। अगला क्या है? log बेस 12 2। मुझे पता है सबका बेस अलग अलग है,
लेकिन जो वैल्यू मिल रही है वो सबकी सेम मिल रही है। तो मैं इस सूत्र का उपयोग करता हूं। देखो यहाँ पे ए आधार है, बी मान है, लेकिन अभी बी आधार है, ए मान है। तो सबको इसका यूज करते मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सोचना 1/log बेस 2 वैल्यू 3। बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये रहा बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, जो ऊपर बेस था वो वैल्यू है, जो वैल्यू थी वो बेस है। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी। ऐसे ही बेटा इसको मैं लिखूंगा तो 1 बेस क्या बन जाएगा 2 और वैल्यू क्या बन जाएगी। लास्ट वाले को लिखूंगा तो बेस क्या बन जाएगा और वैल्यू क्या बन जाएगी 12। अब मेरी बात सुनना बेटा, ये 3, 6 और 12 किस में है, जीपी में। मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 3, 6, 12 जीपी में है। और जीपी से अगर मैं इसको लॉग में बनाता हूं किसी भी आधार पे तो log 3, log 6 और log 12 किस में हो जाएंगे। अरे बोलो, ये रही प्रॉपर्टी। एबीसी अगर जीपी में है तो ये एपी में, और ये एपी में उसका रेसिप्रोकल हो रखा है, एचपी हो जाएगा। गुड यश, यश ने यहाँ पे सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया था। सोच बेटा, ये तीनों अगर एपी में है तो इसका 1/, करेंगे तो किस में होगा एचपी। बेस सेम होना जरूरी है लॉग का। हाँ, कोई भी बेस हो लेकिन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तू बेस 2 कर दे, यहाँ 3 कर ले, यहाँ 4 कर, वो नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब सबका बेस सेम होता है। जैसे यहाँ पे मैं सबका बेस ई ले लेता हूँ, कोई भी ले लो। बात समझ में आया, सवाल समझ में आया? बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं, बस आपको दिमाग में लॉग की प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए और आपके दिमाग में एपी एचपी जीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एचपी की बात मैं बता दूं कि अगर ए बी सी अगर एपी में है तो 1/a 1/b 1/c एचपी में होंगे। और यहाँ पे आप ध्यान दो, ये किस में बन चुके हैं, ये ही मान ले ए बी सी है, ये ए बी सी किस में आ चुके हैं एपी में, तो 1/a 1/b और 1/c किस में हो जाएंगे एचपी में। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, तो इसका फाइनल आंसर एचपी हो जाएगा। लिख लो बेटा ये सारी प्रॉपर्टी, साथ में ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं बेटा, बस आपको लॉग अच्छे से होना चाहिए। लॉग की सारी प्रॉपर्टी, लॉग भी अपन डिस्कस करेंगे, कुछ बच्चों के साथ तो हो रखा है पर फिर भी वापस करेंगे इसको। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि आइडेंटिफाई करना कि 3, 6, 12 जीपी में है। सोचो इस क्वेश्चन को अब रिफ्रेश मोड पे देखो तो जिस बच्चे के दिमाग में ये स्ट्राइक हो गया ना, अरे सर 3, 6, 12 तो जीपी में है, फिर उसको वो बेस चेंज भी कर लेगा और उसका आइडिया भी लगा लेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं था। ये प्रॉपर्टी तब काम होती है जब ABC गिवन होता है, ये वाला पार्ट सवाल में दिया हुआ होता है, तब मैं बोल सकता हूँ, दिया गया हो तब मैं बोल सकता हूँ तो ये परिणाम मुझे मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है वो भी अपने को आइडेंटिफाई करना था, इसलिए बहुत ही प्यारा सवाल है ये। सर अगर ABC AP में होते तो उसका एंटी लॉग कल बताया था, e की पावर a, e की पावर b, e की पावर c जीपी में। कांस्टेंट लेके करने वाला नहीं, कांस्टेंट लेके नहीं करने वाला, तू भूल गया। एपी का उल्टा, लॉग का उल्टा कौन होता है, एंटी लॉग, एक्सपोनेंशियल। तो ABC अगर जीपी में होते, नहीं सॉरी एपी में होते तो e की पावर a, e की पावर b और e की पावर c जीपी में। उसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ, अगर ये आपने प्रॉपर्टी लिख ली वो भी सभी को क्लियर कर देता हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाले एग्जांपल आपने क्लियर कर दूँ, ठीक है। देख बेटा एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी आपको समझा सकता हूँ, सुनना। इसका ये है कि सर अगर A B C AP में है तो क्या फिर लॉग पे कोई प्रॉपर्टी लगेगी? मैंने कहा लॉग पे नहीं लगेगी, एंटी लॉग पे लगेगी। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये गिवन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं बोल सकता हूँ देन क्या रिजल्ट मिलेगा, e की पावर a, e की पावर b और e की पावर c। यहाँ पे बेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। लॉग का जनरली बेस अपन e लेते हैं, इसलिए मैं e में लिख रहा हूँ, ठीक है। चर घातांकी फलन इसको अपन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर। ये जो है वो जीपी में होगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब देख मेरे भाई, a b c की जगह मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, क्या ये AP में है?
तो e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3 मेरे अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जीपी में होना चाहिए। आपको मैं डाइजेस्ट कराता हूं। जीपी क्या होता है? जीपी ये होता है कि सर हायर टर्म का लोअर टर्म में डिवाइड करो और ये रेशियो सब में सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ई स्क्वायर में ई का डिवाइड करो, क्या मिलेगा? ई की पावर 3 में ई स्क्वायर का डिवाइड करो, क्या मिलेगा? ई। तो ये किस में होंगे बेटा? जीपी में। ये चीज भी लिख सकते हो, इस पे भी क्वेश्चंस बना सकता है वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मिल रही है इसलिए ये जीपी में है। लॉग का ही एक पार्ट यहाँ पे पूछ रहा हूं मैं। जैसे अगर ये ऐसा लिखा हो, अब मैं पूछ रहा हूँ x का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हो? लॉग का ही पार्ट पूछ रहा हूँ। 2 की पावर 3 बस, तो यही तो होता है एंटी लॉग। ठीक है, यही तो होता है। x बराबर क्या मिला? 2 की पावर 3। अब देख लॉग बेस e और यहाँ पे a लिखा है और बराबर में b है। सुनना, तो a कितना होगा? e की पावर b। मैं भी तो यही तो कह रहा था सर, यही तो कह रहा था। फिर कल आपने वो k लेके करवाया था बेटा, वो लॉग में नहीं था, वो किस में था? a की पावर 1/x, b की पावर 1/y, ये था ना वो क्वेश्चन। 3 रेशियो बराबर दे रखा था, इसलिए k लेके करा। ठीक है, चल भाई आगे बढ़े। ये इसका इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं था, पर ये चीजें चल रही थी तो इसलिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई, ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, विदाउट एनी कैलकुलेशन, लेकिन बहुत सारी चीजें कह जाता है ये। इफ ए बी सी आर इन AP एज वेल इन GP, देन निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा? यदि ABC GP के साथ साथ AP में भी है या AP के साथ साथ GP में भी है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऐसी कौन सी सीरीज है जो AP में भी है GP में भी है? 1 1 1 हाँ, वही होगा सर, 1 1 1 1। तो ABC में क्या कंडीशन होगी? सर ABC A equals to B equals to C। गुड, ऐसी और कोई सीरीज नहीं है। अगर A B C तीनों इक्वल है तो वो GP में भी है, वो AP में भी है। जैसे देख, कोई भी नंबर ले ले, 2 2 2, ये AP में क्यों है मैं यहाँ पे बता दूं। बेटा देख, 2 2 2 मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इसमें क्या ऐड किया, इसमें क्या ऐड किया, तो यहाँ D कितना है? 0। और साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूँ 2 2 2 GP में क्यों है। देख बेटा, इसमें इसका डिवाइड किया, मतलब ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये तीसरा पद है, तो दूसरे पद में पहले पद का भाग दिया, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दिया, ये सब समान आ रहा है। और इस GP का कॉमन रेशियो कितना आएगा? 1। ठीक है, अब सवाल कैसे भी पूछ सकते हैं। एक ऐसी श्रेणी जो AP के साथ साथ GP में भी है, उस श्रेणी का सारो अंतर कितना होगा? उस श्रेणी का सारो अनुपात कितना होगा? कोई भी कुछ भी पूछ सकता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर ये चीज होनी चाहिए कि कोई GP और AP दोनों में होता है तो वो सारे पद बराबर होने चाहिए। ठीक है, वो AP कांस्टेंट AP होगी। ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लिख लो इसको भी। बाकी ऑप्शन में वो खप रहा है, कभी B को बराबर नहीं कर रहा है, कभी A को नहीं कर रहा, कभी तीनों को नहीं कर रहा, तो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा बेटा। ठीक है, उसमें जाना ही नहीं। कांस्टेंट AP है, कांस्टेंट GP है, चेंज नहीं हो रही, हर पद वही मिलने वाला। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 1/243, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
जीपी का क्वेश्चन है। कई बच्चों को तो जीपी आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम होती, चलो मैंने बोल भी दिया। एक श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी का nवां पद ये है, तो n का मान क्या होगा? ट्राई करो बेटा अपने अपने लेवल पे। ये जीपी है और nth टर्म दे दिया जीपी का। जीपी है 3√3 इस तरह की जीपी दे रखी है। फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 3। आर कितना है? सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दो, √3 में 3 का डिवाइड कर दो तो 1/√3। अच्छा, इस जीपी का nth टर्म कितना दे रखा है? 1/243। nth टर्म होता क्या है? a r की पावर n-1। ठीक है, अब देख बेटा यहाँ पे a कितना दे रखा है? 3। r इज वॉट? 1/√3 और उसकी होल पावर n-1 इक्वल्स टू 243। ठीक है, अब देख बेटा ये यहाँ पे -1 है, चलो इसके साथ भी डील कर लेते हैं, इसके साथ भी डील कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसा करना चाहो। 1/√3 की होल पावर n-1, ठीक है, n-1 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 243। अच्छा, 81 जो है वो 3 की पावर 4 होती है, पता है सबको? 9 इंटू 9, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 मिलेगा, तो ये 3 की पावर 5 है, और इसके साथ 3 का और मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 6 बन जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख लूँ √3, तो ये पावर कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, अब कंपेयर करो, बेस बेस के इक्वल है तो n-1 किसके इक्वल आएगी? 12 के, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 13। तो ये कौन सा टर्म होने वाला है? 13वां पर। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ये 3 की पावर 6 होती है, तो मुझे बेस सेम बनाना था तो √3 लिखा, और √3 जो है, √3 का वर्ग 3 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा? 12। आधार आधार बराबर है तो बेस बेस बराबर कर दो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, एचपी और इनफाइनाइट जीपी 2 डिस्कशन अपने रह गए हैं, तो इस क्लास को अपन कल करेंगे। आज का अपना टाइम हो चुका है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।